1992 में हमने उल्फा में तोड़ किया, उल्फा में एक जो है ब्रेक थ्रू लिया और उल्फा के कुछ मेंबर से बात की कि हम क्या करेंगे, पीस टॉक्स जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, हम शांति समझौता जो है उस शांति समझौते को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब शांति समझौते की बात हुई तो उल्फा का एक ग्रुप जो या कल भारत सरकार, आसाम सरकार और उल्फा नाम का एक जो संगठन है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट को कहा गया ट्राइपेराइट एग्रीमेंट या फिर ट्राइपेराइट सेटलमेंट। ट्राइपेराइट ये जो आपका ट्राइपोर्ट है यहीं से निकल कर आया, तीन चीजों पर जहां चीजें टिकी है, या एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री पार्टीज। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिनमें तीन संगठन, तीन सरकारें या तीन गवर्नमेंट जो है वो इंडल्ज है, उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया, उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया ट्राइपेराइट एग्रीमेंट। ये भारत का इंडियन हिस्ट्री के अगर आधार पर देखा जाए, भारतीय इतिहास का या इंडियन पॉलिटिक्स में देखा जाए तो हर तरह से वन ऑफ द मोस्ट कहते हैं यूनिक एक सेटलमेंट या एग्रीमेंट रहा है, जिससे हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में भारत का जो एक नॉर्थ ईस्टर्न एरा का जो एक एरिया में एक स्टेट आसाम है, वहां पर लॉन्ग लास्टिंग हम पीस जो है वो लेकर आ जाए। इस सब पूरे सेगमेंट को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसका असेंशियलिटी क्या है, क्या ये रिक्वायर्ड था या नहीं। तो भारत का जब से मीन्स भारत का जब आजाद हुए, आजाद होने के बाद हमारा पूरा एक जो बाउंड्री है अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर एक इंडिया का रूप दिया गया, ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनाई गई। और उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री में कई लोग तो मर्जी से आ गए और कई लोग जो नहीं चाहते थे भारत के अंदर आना, परंतु वो ज्योग्राफिकली इंडिया से कनेक्टेड थे, इसलिए उन्हें किनका हिस्सा बनाया गया, इंडिया का हिस्सा बनाया गया। कुछ ऐसे एरिया है जो बेसिकली कल्चर वाइज उनका जो वे ऑफ लिविंग है, उनकी भाषा, उनके लैंग्वेज, उनका ट्राइबल कल्चर, वो सब हम जो मेनलैंड है उस मेनलैंड से क्या है, अलग है, जिस कारण से कई बार वो लोग अपने आप को भारतीय नहीं समझते। वैसा ही एक सिचुएशन हमको ने जो फेस किया वो इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पर फेस किया। पहला तो वो जो एरिया पूरा के पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जिसे हम लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 स्टेट्स हम लोगों के पास वहां पर है, जिनको हम क्या भी कहते हैं, 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। अब ये जो 7 बहनें हैं ये लगभग कल्चर वाइज इंडिया के मेनलैंड से क्या है, पूर्ण रूप से अलग है। और 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उस समय पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान 2 बने, एक था पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश के बीच में आ जाने के कारण ये 7 सिस्टर्स जो है ये हमारे मेन लैंड से और थोड़ी सी कट गई या दूर हो गई। इससे पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। ये 7 सिस्टर्स जो है ये लगभग मेन एंड से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड थी, परंतु बांग्लादेश के फॉर्मेशन के बाद में, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद में, लगभग एक छोटा सा नेरो स्पेस जो है वो भारत, इंडिया और इस 7 सिस्टर्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। उस समय 1947 के आसपास आकर कई सारी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी जिस कारण से जो मेन गवर्नमेंट भारत का था वो बहुत अच्छा रिलेशन किसके साथ नहीं रख पाया, ये जो 7 सिस्टर्स था उनके साथ, जिस कारण से कई सारी प्रॉब्लम इन 7 सिस्टर्स में आई। फिर वो डेवलपमेंट को लेके हो, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो बहुत मीन्स पैरेलल या पैटर्न नहीं है। जैसा अगर हम हमारे मालवा या मध्य प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर सारा एरिया सुगम है, हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, कैनाल्स ला सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, क्योंकि टेरेन जो हमारा है वो बड़ा इवन टेरेन। पर जब हम हिमालयन स्टेट्स के बारे में बात करें वहां पे बड़े ओड टेरेन्स है, वहां पर जो घर है वो पहाड़ों में बने हुए, एग्रीकल्चर का इतना स्पेस नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो कई कारणों से ये सारा एरिया अपने आप में कैसा रहता है, बैकवर्ड कंडीशन के रूप में ही जाना जाता है। और वो डेवलपमेंटल इशू इन सारे स्टेट ने क्या किया, फेस किया, कौन से दौरान, ये पूरे आजादी के बाद के टाइम पीरियड में। तो लगभग आसाम या बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं ये समय के साथ उस अर्ली पीरियड में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी डिवोट नहीं कर पाई और बहुत ज्यादा टाइम भी इन चीजों को नहीं दे पाई, जिस कारण से क्या हुआ, एक कहते हैं एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन के बीच में क्या हो गया, डेवलप हुआ।
इस पूरे बीच में एक कहानी आसाम की निकली जो थोड़ी सी अलग है, और वहां पर इंसर्जेंसी एक्टिविटी या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो काफी बढ़ गया समय के साथ, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया एक टेररिस्ट संगठन ने किया जिसका नाम था उल्फा। क्या नाम था? उल्फा, जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। क्या कहा गया इस फ्रंट को? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1979 में हुआ। ये कहां से कहानी है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसको एक एक करके देखते हैं। 1971 में जब इंडो पाक वॉर हुआ, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध में लगभग उस युद्ध के दौरान बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश है जिसे हम पहले उससे पहले क्या कहा जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, उस बांग्लादेश में वायलेंस एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुई। उस वायलेंस एक्टिविटी के कारण कई सारे बांग्लादेशी जो लोग हैं वो बांग्लादेश से भाग कर क्या हुआ, जो ईस्ट वाले हमारी जो स्टेट थी आसाम, उस आसाम में जाके माइग्रेट हो गए, जिनके पॉपुलेशन के बारे में कहा जाता है तो कहते हैं मोर देन 10 लाख प्लस पीपल्स जो है वो बांग्लादेश छोड़ के कहां चले गए, वो सबके सब आसाम चले गए। जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया, वहां पे पीस स्टेब्लिश हो गया, तो मैक्सिमम जो पीपल्स जो गए थे कहां पर, आसाम में, वो वापस से कहां चले गए, बांग्लादेश। पर एक बड़ा तबका जो है वो कहां रुक गया, वो रुक गया आसाम में। उसके वहां रुकने के कारण आसाम में अब दो ग्रुप डेवलप हो गए। एक तो कौन, जो नेटिव पीपल थे, मतलब जो आसामीज थे वो, और दूसरे कौन, जो बाहर या बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आए थे। ये हर तरह से एक दूसरे से अलग थे, रीजन वाइज दोनों एक दूसरे से अलग थे, रिलीजन वाइज में मैक्सिमम पॉपुलेशन अलग था, क्योंकि बांग्लादेश से जो गए थे वो क्या थे, मैक्सिमम मुस्लिम पीपल थे। सेकेंड, ये सब बांग्लादेशी मुस्लिम थे या फिर बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, जबकि आसाम की जो नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आसामीज है, तो इनका लैंग्वेज बैरियर था। कल्चर, क्योंकि दोनों का अलग अलग था, वो पहाड़ी कल्चर अलग था, बांग्लादेश वाले सब कहां से गए थे, प्लेन एरिया से गए थे, तो इनका जो कल्चर था वो अलग था। तो बेसिकली ये दोनों ग्रुप जो है समय के साथ एक दूसरे में किस में आने लगे, डिस्प्यूट में आने लगे। देन ये लोग वहां के लोग बन के रहने लगे, तो वहां का जो डेमोग्राफी था उसको भी क्या कर दिया, उसको भी चेंज कर दिया। मतलब वहां का जो पॉपुलेशन बना हुआ था, वहां के जो आसामीज पीपल, क्योंकि हर एरिया का अपना एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, बाहर से अगर वोटर्स दूसरे आ जाएंगे तो वहां का जो बेसिकली पूरा के पूरा पॉलिसी मेकिंग है, वो पॉलिसी मेकिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग बदल जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि अभी बंगाल की बात की जाए, अगर आप देख रहे हो तो एनआरसी और सीएए की जब से बात हुई है, ममता बनर्जी जो बड़ा उसका विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है उससे उसका जो वोट बैंक है, जो बाहर से बांग्लादेश के माइग्रेंट पीपल कोलकाता बंगाल में रह रहे हैं, उनको क्या होगा, उनको हार्म होगा। तो हर स्टेट क्या चाहती है, ऐसी जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपनी डेमोग्राफी जो है, अपनी आइडेंटिटी जो है, उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यही कहानी कहां भी थी, ये कहानी आसाम में भी डेवलप हुई। तो आसाम में क्या हुआ, 1971 के वॉर के बाद जो बांग्लादेशी शरणार्थी जो गए थे, उस जाने के कारण वहां की जो डेमोग्राफी है उसमें चेंज आया, वहां की जो पॉपुलेशन का जो सेटलमेंट था वो डिस्टर्ब हुआ। इसके कारण वहां के जो लोकल ग्रुप थे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया, और बेसिकली एक 6 ईयर का मूवमेंट हुआ, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1979 में और कंटिन्यू हुआ 1985 तक। इस मूवमेंट को चलाने वाली दो ऑर्गेनाइजेशन थी। एक थी आसाम स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनियन आसाम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, जिसे आसू कहते हैं वो, और एक थी ऑल आसाम गण संग्राम परिषद। इस नाम की दो ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने 1979 में एक मूवमेंट चलाया, किन के खिलाफ, अपने जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे उनके खिलाफ, और अपनी जो कल्चर हेरिटेज है, कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने फूड को, अपने बेसिकली रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। मूवमेंट आगे बढ़ा। 81 में उन्होंने, 82 में जब इलेक्शन हुए तो उन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार किया, फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। उस समय सेंटर में इंदिरा गांधी सरकार थी, और इंदिरा गांधी का मानना था कि अगर वो इस आसाम वाले गेम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक्शन को एंटी इस्लामिक एक्शन देखा जाएगा, क्योंकि जो लोग शरणार्थी या फिर जो इलीगल मिग्रेंट्स कहां गए थे आसाम में, उसमें से मैक्सिमम सारे लोग कौन थे, मुस्लिम।
तो ये माना जाएगा कि इंदिरा गांधी ने जो एक्शन लिया वो किन के खिलाफ एक्शन लिया, मुसलमानों के खिलाफ, तो उससे उसका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 82 में आसाम में उस वाले मुद्दे को क्या नहीं किया गया, इंदिरा गांधी या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा छेड़ा नहीं किया। मोमेंट और थोड़ा सा बढ़ा और अब वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया, हिंसक होने लगा, अलग अलग जगह पे वायलेंस होने लगा, अलग जो हिंसक झड़पें हैं वो होने लगी। उस कारण से फाइनली सरकार जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसको इसके बारे में सोचना पड़ा और इंदिरा गांधी को सक्सीड किया था उनके बेटे ने जिनका नाम था राजीव गांधी। तो राजीव गांधी को प्रेशर में आके आसाम की जो ऑर्गेनाइजेशन से आसाम मूवमेंट था उसके साथ एक अकॉर्ड साइन करना पड़ा, जिस अकॉर्ड को कहा गया, एक समझौता साइन करना पड़ा जिसे कहा गया आसाम अकॉर्ड, जो साइन हुआ कौन से ईयर में, 1985 में। ये आसाम अकॉर्ड किस किस के बीच में साइन हुआ, तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1985 में आसू और जो गण संग्राम परिषद थी वो और भारत सरकार के बीच में एक समझौता साइन हुआ, जिस समझौता को कहा गया आसाम अकॉर्ड। क्या कहता था ये समझौता, तो ये समझौता कहता था कि 1971 के बाद में जितने भी लोग आसाम में आए हैं, ठीक है, उन सब को फॉरेन एक्ट के तहत क्या किया जाए, आसाम से बाहर निकाला जाए। फिर वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी और कास्ट का है, रिलीजन का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कोई व्यक्ति किसके बाद आया है, वो जो बैटल युद्ध हुआ है उस युद्ध के बाद भारत आया है, 1971 के बाद भारत आया है, उन सबको क्या किया जाए, उन सबको बाहर निकाला जाए। ठीक, सेकंड इसका एक पॉइंट था कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो 1961 से पहले आसाम में आ चुके थे उन सबको क्या की जाए, उन सबको आसाम की नागरिकता दी जाए, मींस उनको क्या माना जाए, सिटीजन माना जाए, सिटीजनशिप दी जाए और उनको सारे राइट्स जो भी एक भारत के नागरिक के पास होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के पास होते हैं, वो सारे राइट दिए जाए, अधिकार दिए जाए। और जो लोग 1961 से 1971 के बीच में कहां आए हैं, आसाम में, उन लोगों को सारे राइट दिए जाए पर उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाए। कौन सा राइट नहीं दिया जाए, वोटिंग राइट नहीं दिया जाए। तो इस तरह से एक आसाम अकॉर्ड साइन हुआ और ये साइन किस किस के बीच में हुआ, राजीव गांधी सरकार, मतलब भारत सरकार किसकी लीडरशिप में, राजीव गांधी की लीडरशिप में, और दूसरा आसूस जो वहां का स्टूडेंट संगठन था, और दूसरा ऑल आसाम गण संग्राम परिषद के बीच में। इसके बाद में इसको अप्लाई करने की बात थी। एक तरफ ये पूरा के पूरा मूवमेंट चल रहा था पर इस बीच में एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, और वो डेवलप हुई किस कंटेक्स्ट में, उल्फा के तौर पे। इन उल्फा का एस्टेब्लिशमेंट जो था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया कुछ बड़े लीडर्स ने, जिसमें नाम था भीमाकांत बुरेगन, अरविंद राजखोवा, परेश बारुआ, ऐसे कई लीडर्स थे जिन लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था उल्फा। ये भी उस समय स्टूडेंट्स ही हुआ करते थे, जिस दौर की हम बात कर रहे थे ये भी क्या थे, स्टूडेंट थे, पर इनकी आइडियोलॉजी और इनकी आइडियोलॉजी अलग थी। ये इंडिया में रह के समझौता चाहते थे और इनका कहना था हमें एक सॉवरन आसाम चाहिए, मतलब हमें एक आसाम, पूरा देश जो है वो एक आसाम सेपरेट देश बनाना है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब ये क्या चाहते थे, इनकी डिमांड थी कि हम कैसा देश एस्टेब्लिश करेंगे, आसाम को एक देश, सॉवरेन नेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका, आर्म्ड रिबेलियन का। ठीक है, ये सरकार के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल क्या है, करना चाह रहे थे। 79 में स्टैब्लिश हुए। एक बड़ा दौर तो इनका किसके साथ गुजर गया, आसाम मूवमेंट में। आसाम अकॉर्ड साइन हो गया, उसके बाद भी इनकी वायलेंट एक्टिविटी क्या नहीं हुई, बंद नहीं हुई। समय आगे बढ़ा, 1990 में भारत सरकार ने ये जो उल्फा है उस उल्फा को बैन कर दिया और इसको क्या कह दिया, एक सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया। मतलब अब ये प्रतिबंधित संगठन है, ये भारत में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, और इसके मेंबर्स को क्या किया जाने लगा, जेल में डाला जाने लगा। उसके बाद वायलेंस और ज्यादा भड़क गया। उस कंडीशन पे प्रेसिडेंट रूल एस्टेब्लिश करने के बाद मींस आसाम में इसको बैन किया, फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया और साथ में एक एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे कहा जाता है अस्पा। ठीक है, ये है क्या, तो इसके तहत आर्म फोर्स जो भारत की है उनको क्या मिल जाता है, एडिशनल पावर मिल जाता है। एडिशनल पावर इन द सेंस यहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं रहती,
ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसमें कोई लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती, पूरा कंट्रोल किसका रहता है? आर्मी का। आर्मी किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, कभी भी किसी से पूछताछ कर सकती है, किसी के घर में जाके उसका सर्च किया जा सकता है, अगर कोई नहीं माने तो उसे चेतावनी देके गोली मारी जा सकती है। तो ये सारी चीजें इस अफसा के तहत की जा सकता है। मतलब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? 100% कंट्रोल जो रहेगा वो आर्मी के हाथ में रहेगा। तो पूरे आसाम में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया? अस्पा इंट्रोड्यूस कर दिया। और जैसे ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ, अब ये हो गया इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस उल्फा। कहीं ना कहीं एक वॉर जो है उस वॉर का स्टार्ट हो गया। तो ये जो संगठन है, ये संगठन जो बेसिकली शुरुआत इसकी किस कारण से हुई थी? बांग्लादेशी शरणार्थियों के आने के कारण अब धीरे धीरे ये एक वॉर में कन्वर्ट हो गया। और वॉर था एक सेपरेट आसाम का एस्टेब्लिशमेंट, एक सॉवरन आसाम को बनाना, और दूसरी साइड क्या करना? भारत सरकार की जो पावर है उनके बीच में, और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही मतलब हमारे घर में डिस्टर्बेंस हुआ, झगड़ा हुआ, सबसे ज्यादा मजा किसको आया? पड़ोसी को। मतलब हमारे घर में बर्तन फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा मजे किसको आएंगे? तो कान लगा के सुनेगा, तो कान लगा के सुन भी रहा था। और अब क्या हुआ? अब इस उल्फा को मदद मिलने लगी किन से? हमारे पड़ोसियों से। और हमारे पड़ोसियों से सबसे अच्छे संबंध है ना? मतलब भगवान न करे ऐसे पड़ोसी किसी को मिले, पर हमारे तो बड़े अच्छे हैं। एक तरफ हमने पाकिस्तान रख रखा है, सर पे हमने चाइना का मुकुट सजा रखा है, तो चाइना से भी हमारे संबंध अच्छे, बहुत अच्छे भाई भाई, ठीक है। तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं हम जमीन को लेके। सो ऊपर है चाइना, चाइना को इसको सपोर्ट चाइना से मिलने लगा, पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट मिलने लगा, और जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो छोटी छोटी अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सब किसको सपोर्ट करने लगी? ये जो उल्फा है इसको सपोर्ट करने लगी। चाइना से भी क्या मिलने लगा? चाइना को भी चाइना से सपोर्ट मिलने लगा। और इन लोगों ने उस एरिया में अपना डोमिनेंस जो है उसको एस्टैब्लिश कर लिया। उस डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने में सबसे ज्यादा मदद अगर मिली तो उस जो टोपोग्राफी उस एरिया की थी उसमें, क्योंकि जो पूरा टोपोग्राफी है उस एरिया का, उस टोपोग्राफी में हिली रीजन है और डेंस फॉरेस्ट है, जिस फॉरेस्ट की मैपिंग नहीं हो सकती, मतलब हम देख नहीं सकते कि वो कितना घना, इतना घना फॉरेस्ट है। और ये लोग वहां के नेटिव थे, इन्होंने उस जंगल का मींस इनको क्या था? नॉलेज भी था, उसका क्या भी था? इसको नॉलेज भी था। और उस नॉलेज होने के कारण, उसका नॉलेज था, इन्होंने अपने सेंटर सब कहां एस्टैब्लिश कर लिए? उस फॉरेस्ट एरिया में एस्टैब्लिश कर लिए। तो भारत सरकार को बहुत इजी नहीं रहा उनको कवर करना या उनको टारगेट करना। अब जैसे ये सब हुआ, वहां पे किडनैपिंग शुरू हुई, एक्सटॉर्शन शुरू हुआ, किलिंग शुरू हुई, रेप्स वगैरह स्टार्ट हुए। क्यों? क्योंकि इनको उल्फा को चाहिए था पैसा, और पैसा कहां से आएगा? पैसा इनको सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने किडनैपिंग कर करके, एक्सटॉर्शन करके क्या करना शुरू किया? पैसा उगाना शुरू किया अपने आर्म रिवॉल्यूशन को हेल्प करने के लिए। समय आगे बढ़ा, 1992 के आसपास आते आते भारत सरकार और आसाम की जो गवर्नमेंट थी, जनरली वहां का जो रूल चल रहा था, उन लोगों ने मिलके एक ब्रेक थ्रू निकाला और उन्होंने उल्फा से बात करना शुरू की। क्योंकि जाने अनजाने में जब भारत सरकार ने आर्म रिबेलियन किया तो उल्फा को वहां के सिटीजन का भी क्या मिलने लगा? सपोर्ट मिलने लगा। तो सरकार को इनसे बात करना सरकार की क्या हो गई? मजबूरी बन गई, क्योंकि पूरा तो उनको बाहर कर नहीं सकते और सारे सिटीजन को मार सकते, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको उनका क्या करना पड़ेगा? विश्वास जीतना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत हमने की कौन से ईयर में? 1992 में। 1992 में हमने उल्फा में तोड़ किया, उल्फा में एक जो है बैक थ्रू लिया, और उल्फा के कुछ मेंबर से बात की कि हम क्या करेंगे? पीस टॉक्स जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, हम शांति समझौता जो है उस शांति समझौते को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब शांति समझौते की बात हुई तो उल्फा का एक ग्रुप जो था, एक लीडर का ग्रुप, वो तो सरकार के साथ बातचीत करना चाहता था, पर एक ग्रुप जो था जिसके लीडर थे अरविंद राजखोवा और परेश बरुआ, इन लोगों ने इस स्टेटमेंट का क्या किया? विरोध किया। इस कारण से उल्फा दो ग्रुप में बढ़ गया। एक था उल्फा और दूसरा जो ग्रुप बना उसका नाम था सरेंडर्ड उल्फा। वो सारे लोग जिन लोगों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। सरकार ने एक माइंड गेम खेला। ये जो सरेंडर्ड उल्फा थे इनको हायर किया और किनके खिलाफ एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया? इन उल्फास को मारना स्टार्ट कर दिया। मींस जो पीस सेटलमेंट हम 1992 में चाहते थे वैसा कुछ हो नहीं पाया। और अब क्या हुआ? एक तरफ उल्फा हो गया और एक तरफ क्या हो गया? सुल्फा। ठीक है, ये क्या थे? सरेंडर्ड उल्फा के मेंबर्स थे।
कई किलिंग्स उल्फा के मेंबर्स की हुई, उनकी फैमिली मेंबर्स की हुई, और ये जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट चलता गया। और इस संगठन को आगे किसने बढ़ाया? अरविंद राजखोवा और परेश बरुआ। जो टेररिस्ट संगठन थे, इस्लामिक टेररिस्ट संगठन, उनका भी मदद मिला। ठीक है, कहा जाता है ये परेश बरुआ जो है ये ओसामा बिन लादेन से भी मिलके आया था। ठीक है, जो इंडिया जनरली एक वर्ल्ड लीडर मान जिसको टेरर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, उस लादेन को भी किसने हेल्प, मींस लादेन की हेल्प लेने भी कौन गया था? परेश बरुआ। तो भारत में ये एक्टिविटी काफी हद तक बहुत ज्यादा तरह से बढ़ गई। ठीक, समय का दौर आगे बढ़ा, वापस से पीस टॉक्स की बात होने लगी। 2005 में ये जो उल्फा था, ये सुल्फा तो खत्म हो गया, धीरे धीरे सारे लोग नेटिव जो लाइमलाइट या फिर आपका मेन स्ट्रीम है, उस मेन स्ट्रीम में आना स्टार्ट हो गए। पर 2005 में ये जो उल्फा था, जिसमें अरविंद राजखोवा और परेश बरुआ था, इनमें वापस से पीस टॉक्स की बात हुई कि सरकार के साथ की जाए, शांति समझौता किया जाए और हम क्या करें, आसाम में पीस जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट करें। 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई जिसे पीपल्स कंसल्टेटिव ग्रुप का नाम दिया गया। पर आने वाले एक आध साल में ही ये जो उल्फा था ये इससे बाहर हो गया। मतलब ये जो लोग ग्रुप क्या चाहते थे, सेटलमेंट चाहते थे, इन लोगों को कुछ फाइनेंसिंग मिल गया और ये लोग इस पर्टिकुलर जो टॉक स्टार्ट हुआ था उस टॉक से बाहर हो गए। मीन्स वापस से क्या होने लगा, पैसा मिला, उन्होंने अपनी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उन एक्टिविटी को क्या किया, बढ़ा दिया, और आसाम में वायलेंस का जो क्वांटम था वो और ज्यादा बढ़ के सामने आया। फाइनली भारत सरकार इस मैटर को बहुत अच्छे से क्या नहीं कर पाई, हैंडल नहीं कर पाई। समय आगे बढ़ा, लगभग 2008-9 के आसपास की बात है। ये जो दोनों लीडर्स थे इनमें डिस्प्यूट आ गया और एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अरविंद राजखोवा का मानना था कि अब हमें सरकार से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट आसाम तो बनने से रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, आसाम के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। और परेश बरुआ का मानना था कि नहीं, हम वी विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन सॉवरन आसाम। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट आगे बढ़ा, धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ा, और 2011 में ये जो उल्फा है ये फिर दो ग्रुप में बढ़ गया। कितने ग्रुप में बढ़ गया? दो। एक ग्रुप जो था अरविंद राजखोवा का और एक ग्रुप था जो था परेश बरुआ का। अरविंद राजखोवा का जो उल्फा था उसे प्रो गवर्नमेंट या प्रो टॉक्स कहा गया। ठीक है, जो बातचीत की क्या करता था, बात रखता था कि हम बातचीत करें। और जो परेश बरुआ का जो ग्रुप था उसे एंटी टॉक्स ग्रुप कहा गया, जो बातचीत में भरोसा नहीं रखता, जो बातचीत करना ही नहीं चाहता था। हुआ ये कि अरविंद राजखोवा ने उल्फा से परेश बरुआ को निकाल दिया, है ना। किसने? अरविंद राजखोवा ने परेश बरुआ को निकाल दिया और परेश बरुआ ने अरविंद राजखोवा को निकाल दिया, और दोनों ने अपनी अपनी क्या बना ली, उल्फा जो है उल्फा बना ली। बड़ा संगठन जो था वो अरविंद राजखोवा का था। 2012 में इन्होंने भारत सरकार को समझौते के लिए एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट या पूरा एक मेमोरेंडम जो है वो भेजा। भारत सरकार उसके ऊपर बात नहीं कर पाई और वो मामला जो था वो मामला दबा रह गया। लंबे समय तक वो मामला दबा रहा। कब तक दबा रहा? तो वो मामला दबा रहा 2021 तक, जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा क्या नहीं बने, आसाम के नए सीएम नहीं बने। ठीक है, वो कांग्रेस से आए, है ना, एक कट्टर सनातनी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, वो अलग ही लेवल के हैं, मतलब उनका लेवल बीजेपी वाले एक तरफ, और वो ना प्रो बीजेपी या फिर 15 प्रो आता ना आपका, उस तरह से वो बीजेपी प्रो वाले लेवल पे कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो आसाम के सीएम बने। सीएम बनने के बाद में उन्होंने वापस से ये जो एक मेमोरेंडम था इसको आगे बढ़ाया और बातचीत को आगे बढ़ाया। बातचीत जब आगे बढ़ी, फाइनली कल या 29 जनवरी 2023 को भारत सरकार, आसाम गवर्नमेंट और उल्फा किसका? राजखोवा का, अरविंद राजखोवा का, उन तीनों के बीच में एक सेटलमेंट हुआ, जिस सेटलमेंट को कहा गया ट्राइपेरिटाइट सेटलमेंट या ट्राइपेरिटाइट एग्रीमेंट। ठीक, जिसके तहत अब लॉन्ग लास्टिंग पीस, मतलब उल्फा किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में क्या नहीं रहेगा, शामिल नहीं रहेगा। वो वहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वगैरह को या मेन स्ट्रीम लाइफ जो है उसको जीना स्टार्ट कर देगा। इस पूरे के पूरे सेटलमेंट में एक की पॉइंट ये रहा,
जिस चीज के लिए झगड़ा शुरू हुआ था, मींस वो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, वो यहां भी इसमें शामिल रहा। और इस एग्रीमेंट में एक पॉइंट रखा गया कि जो टोटल 127 सीट्स हैं यहाँ की, उसमें से 97 सीट जो है वो रिजर्व रहेगी स्पेसिफिकली आसामीज नेटिव के लिए। जो आसाम के नेटिव इंडिजीनियस पीपल है, उन लोगों, वही लोग क्या करेंगे, 97 सीट्स पे चुनाव लड़ पाएंगे। बाकी जो 126 जो रिमेनिंग सीट्स जो बचेगी, उन पे कोई भी बंदा जो है बाकी वो चुनाव लड़ेगा। इस तरह से इसका डिलिमिटेशन किया जाएगा, मतलब वहां की जो बाउंड्रीज हैं, संसदीय क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र है, उनको बदला जाएगा। ये सारे की पॉइंट्स किसमें से निकल के आते हैं, इस ट्राइपेरिटाइट एग्रीमेंट में। ठीक, तो जनरली भारत सरकार जो है इसको बड़ा चढ़ा के क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है कि यस वी डिड अ वेरी बिग थिंग, या हमने क्या किया, आसाम की जो अशांति थी उस अशांति को तोड़ दिया। परंतु ये जो पीस है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट पीस है। रीजन क्या है, रीजन है कि एक ग्रुप अभी भी उल्फा का जो है, जिसमें परेश बरुआ शामिल है, वो अभी भी कौन सी टेबल पे नहीं आया, बातचीत की टेबल पे नहीं आया। कहा जाता है परेश बरुआ वर्तमान में चाइना में है और चाइनीज गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में क्या कर रहे हैं, वहां से काम कर रहे हैं। इनका एक अपना कैडर है, ठीक है, जो परेश बरुआ के साथ है। कुछ लोग कहते हैं 100 ही लोग हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 100 लोगों से ज्यादा का एक कैडर है, जो म्यांमार, नीचे बांग्लादेश, ठीक है, भूटान और चाइना, इन अलग अलग एरियाज का जो एक जो इन्होंने लॉन्च पैड बना रखा है, वहां से अपनी एक्टिविटीज को रन कर रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि परेश बरुआ भी टॉक्स चाहता है, परंतु वो एक टेबल पे नहीं बैठ सकता अरविंद राजखोवा के, इसलिए वो टॉक से बाहर रहा। अरविंद राजखोवा से बातचीत होने के बाद में हो सकता है, ये जो हेमंत बिश्वा शर्मा है उनका भी कहना है कि आगामी टाइम पीरियड पे परेश बरुआ भी क्या होंगे, टेबल पे आएंगे, बातचीत करेंगे और अपनी डिमांड के साथ वो किसके साथ सरेंडर हो जाएंगे, भारत सरकार के साथ आके एक पीस एग्रीमेंट जो है उस पीस एग्रीमेंट को साइन कर। अगर ये होता है तो ये हम लोगों के लिए निश्चित वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट जिसे कहा जाए वो है, क्योंकि किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए, स्टेट की प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी अगर रिक्वायरमेंट कुछ है तो वो है पीस, शांति। बिना शांति के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मीन्स आप बाहर निकलो और आपको डर ये रहे कि कभी भी कोई भी आके आपको गोली से उड़ा जाएगा, तो फिर वो बाहर निकलना भी उतना इजी नहीं रहेगा। और फिर उसके बाद आपको क्या भी मिल जाए, जितनी भी सुविधाएं मिले, वो सारी सुविधाएं क्या है, कम है। एट लास्ट हम क्या चाहते हैं, हम प्रोटेक्शन ऑफ अवर लाइफ। ठीक है, हमें पता हो ना कि हम जिंदा वापस घर आ जाएंगे, आज बाजार जाएंगे, तो वही प्रोटेक्शन हमें क्या है, प्रोटेक्शन चाहिए। और वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं किसके थ्रू मिलेगा, इस वाले जो ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के तहत। जनरली पीस का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। एरिया वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज कई सारे एरिया को पहले ही निकाला गया है, कई हिस्सों से अस्पा को हटा दिया गया है। वो वर्तमान में लगभग पूरे आसाम से क्या गायब है, अस्पा जो है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई। मींस अब वहां पे लोकल जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट का शासन चलता है, न कि आर्मी का। कहानी के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइपेरिटाइट एग्रीमेंट। ठीक है, जिसे त्रिपक्षीय समझौता भी कह सकते हैं। हिंदी में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, त्रिपक्षीय समझौता। तीन पक्ष कौन कौन है, उल्फा, आसाम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहानी के लिए कोई डाउट है? तो ये था। यहां वाला कुछ पूछना हो तो पूछ लो इस पे से। नहीं, सबको समझ में आ गया? चलो, तो क्वेश्चन बन सकता है, पता होना चाहिए।